को लुटेरा डकैती करके हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। सरकार ने आप मीटिंग के जो भी कर रहे हैं ऐसा छोड़ो, काम करो। सारा भारतवर्ष लोग देखो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से एक बार एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य को आप कैसा देखते हैं। बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे हुए, उन लोगों का लोकतंत्र को लेकर नजरिया क्या होगा। आज जब हम कुछ तस्वीरें, कुछ दृश्य देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र और संविधान जिन लोगों के हाथ में है कि वो लागू करें, वो नीतियां बनाएं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बात आज फिर से हम बंगाल की कर रहे हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी और आज फिर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कल तो वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री ईडी के रेड मारने को पॉलिटिकल स्टंट साबित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करती हैं। जहां रेड मारी जाती है वहां घुस जाती हैं, फाइल लेकर बाहर आती हैं और संगीन आरोप लगाती हैं कि आप हमारा डेटा चोरी करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। ममता बनर्जी वहीं नहीं रुकती हैं और आज अपने सांसदों को दिल्ली में सड़क पर उतार देती हैं। सड़क पर दिल्ली में सांसद उतर जाते हैं, नारे लगाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह के अंडर में आती है, इन चुने हुए सांसदों को देखिए कैसे घसीट कर ले जा रही है। अब आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी हैं ममता बनर्जी। मैं चाहता हूं कि इस पूरे लोकतंत्र के नए किस्से को आप सुने, फिर जरा कुछ हम आंकड़ों से यह बताएंगे कि ईडी का 2014 के बाद का खेल क्या है, उसका आंकड़ा क्या कहता है और कितने जगहों पर विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए इस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस संस्थाओं ने क्या क्या किया है। मगर उसके पहले मैं चाहता हूं कि जरा ये तस्वीरें देखिए। नारे लगाते हुए ये सांसद तृणमूल कांग्रेस के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सड़क पर उतरते हैं। इनके तख्तियों को गौर से देखिए। इन तख्तियों में जो बांग्ला में लिखा है वो इस बात का प्रतीक है कि भारत किस तरह से विविधताओं का देश है। उन्हीं तख्तियों में से कुछ पर क्या लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनके हाथ में संविधान और लोकतंत्र है, उनकी क्या नजरिए हैं इस बातचीत को लेकर के, ये तो शंका के घेरे में है। अब जरा इन दो महिला सांसदों को देखिए, जिनमें से दोनों को जब पुलिस घसीट कर ले जा रही है तो वो क्या बोल रही हैं। ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम से चलो। उसके बाद एक और सांसद राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन है। उनके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा है, इसको भी जरा देखिए और सोचिएगा कि ये राज्यसभा, लोकसभा के सांसद हैं। लोकतंत्र के सबसे ऊपर के पायदान पर, सरकार के बाद संसद है ना, सरकार संसद का एक हिस्सा है। तो संसद में जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे अभी एक महिला सांसद ने कहा ना, आप घसीट के क्यों लेके जा रहे हैं, आराम से चलिए, हम चल रहे हैं। वो गए ही थे प्रतिरोध करने, वो गए ही थे गिरफ्तारी देने, वो गए ही थे नारे लगाने, लेकिन उसके बाद डेरेक ओब्रायन के साथ कैसे सलूक कर रही है पुलिस, और भी कई सांसदों के साथ क्या कर रही है, जरा ये भी देख लीजिए। इन सब को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या अब लोकतंत्र में नारे लगाना, विरोध प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, क्या इस तरह के सलूक मिलेंगे अब? क्या उनके लिए अब कोई जगह इस लोकतंत्र और संविधान में बची नहीं है क्या? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा के शानदार लोगों के जरिए जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी और दुनिया भर के लोकतांत्रिक संरचनाओं पर बात हो रही थी, तो इस बात पर ज्यादा तवज्जो दी गई कि सत्ता को अगर इस बात का हक सौंपेंगे लोकतंत्र में कि जनता ने आपको बहुमत दिया है तो फैसले आप लीजिए, लेकिन उसी जनता ने अगर किसी विपक्षी दल को जिताकर वहां खड़ा किया है तो लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होता है।
और उस ताकत में ममता बनर्जी को भी आपने घसीट लिया चुनाव जीतने के लिए, और वो ज्यादा आक्रामक है अमित शाह पर। और अमित शाह पर उंगली उठाते हुए वो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी अपने गृह मंत्री अमित शाह को रोकिए। और जानते हैं मजबूरी अमित शाह की क्या? अमित शाह ने बिहार में एक जीत भी पाई, एक हार भी पाई। जीत ये कि 200 सीटें जिता ले गए उस बिहार में जहां 10,000 रुपया चुनाव के बीच में देना पड़ा, विरोधी दल के लोगों को खोजना पकड़ा, उनको अपने साथ रखना पड़ा, और उसके बीच में नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल करना पड़ा। आज भी फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार नहीं है। हालांकि बिहार में अभी एक लेटर दिखे आया है, और इसमें सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार जिस ओबीसी एससी एसटी की नुमाइंदगी करते हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि इसमें कहां गए, क्योंकि बीजेपी सवर्ण परस्त पार्टी है, ये बात ये लोग साबित करते हैं। तो बिहार का चुनाव अलग तरीके से होगा। अब बंगाल में जाकर के बिहार चुनाव जीतने के तुरंत बाद बंगाल में जाकर के अमित शाह बैठ गए कि बंगाल जीतना हमारी प्राथमिकता में। ऐसे जीतेंगे आप बंगाल? ममता बनर्जी ने यही सवाल किया कि आप चुनाव लड़के जीतिए ना। आईपैक जो कि चुनावी प्रबंधन करती है, उस संस्था के ऊपर रेड मारना। बाद में शाम तक तो एक खबर आ रही थी कि ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर भी मुकदमा करवा दिया और जेल भेजने की तैयारी में। पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या भारत के लोकतंत्र में अब इस तरह के दृश्य अब आम हो जाएंगे, या कितने लोग इस तरह के प्रतिरोध कर पाएंगे? या इस बात को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को अब आर या पार की लड़ाई के मूड में ही लड़ना होगा, जैसे ममता बनर्जी लड़ रही हैं। अगला नंबर उत्तर प्रदेश का आने वाला है, और उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी उन्हीं की है। ममता बनर्जी की तो सरकार है बंगाल में, और जब बंगाल में चुनी हुई सरकार है तब बीजेपी इतना जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार जो कह सकते हैं कर लीजिए, उतना कर रही है। तो जैसे यूपी हुआ, वहां तो सरकार भी बीजेपी की है, और बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या रवैया होता है, एक छोटी सी ये वाली वीडियो देख लीजिए कि झुग्गी में जाकर के पुलिस वाला कैसे मां बहन की गाली दे रहा है। जाना कि नहीं जाना, किसी माधव अगर ये कह दिया तुमसे कि यहाँ बैठ के धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो दो सही मत रहना। बुलडोजर तो इतने चल रहे हैं यूपी में, पूछिए मत। ऐसे में आगे के विपक्षी दलों के नेताओं के लिए भी तो एक पैगाम है। आखिर क्यों ना हो, ईडी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, चुनाव के पहले जेल भेज दिया था इसी ईडी, सीबीआई और इन मुकदमों के आधार पर। उससे ज्यादा ताजा मामला हेमंत सोरेन का, ज्यादा सटीक मामला था। कोर्ट ने तो प्रथम दृष्टया यह कह दिया कि हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाला कैसे? 5 महीने जेल में थे जब चुनाव था, और चुनाव की कमान किसने संभाली? कल्पना सोरेन ने संभाली। आज कहां है वो मामले, कहां है? और आज चुनाव हार गए बीजेपी वहां पर। तो झारखंड में न घुसपैठिया है, न झारखंड में इस तरह कोई मामला है। तो अमित शाह की पुलिस, अमित शाह की कार्यशैली हेमंत सोरेन को जेल में डालने वाली थी, लोग भूल गए। वहां तो हेमंत सोरेन जमीन पर मजबूत थे, अड़ गए, लड़ गए, और आज उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री है वो। अरविंद केजरीवाल नहीं लड़ पाए, कई अपनी गलतियां की उन्होंने, कई तरह की, जैसे दलितों को अलग नाराज किया, मुसलमानों को अलग नाराज किया, सॉफ्ट हिंदू, कभी प्रगतिशील, कभी कुछ बनते रह गए, कंफ्यूज हो गए। और सरकार भी दिल्ली में आती थी, 2,500 रुपया देना चाहते थे, एलजी ने रोक दिया, वरना बिहार की तरफ अरविंद केजरीवाल भी जीत जाते। और उसके बाद क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। इसी तरह से ईडी को लेकर के तो गंभीर आरोप लग रहे हैं। जैसे दवायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा आंकड़े जो दिए गए उसमें मार्च 2023 तक कहा गया कि 2005 से जनवरी 2023 तक 5,906 मामले दर्ज किए गए। 25 मामलों में से एजेंसी 24 मामलों में दोष सिद्ध करने में नाकाम रही है। इंडियन एक्सप्रेस की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला कि 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सत्ता में आई, 2014 से 22 के बीच में 121 प्रमुख राजनेताओं को ईडी के जांच के दायरे में लाया, जिनमें से 95% या यूं कह लें 121 में से 115 विपक्षी दल के नेता थे। और मार्च 2022 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि 2004 और 14 में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी द्वारा 112 तलाशी के अभियान चलाए गए थे, और 14 से 22 के बीच में यह 26 गुना से अधिक बढ़ गए, 2,974 तलाशी के मामले आए। और इसी के जवाब में कहा कि 4 और 14 के बीच में जो संख्या अभियोग की 104 थी वो 829 हो गई। और इसी मामले में, इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इसमें से कन्विक्शन रेट 0 के आसपास है,
यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईडी का दुरुपयोग होता है और सबसे ज्यादा विपक्षी दलों के ऊपर ईडी का छापा मारा जाता है। फिर तो सब सामने है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक बड़ा वाक्य आया था, आप भूल गए हो। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र एक बार चुनाव प्रचार करने गए थे और कहते कि जेल में चाइंग चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला। अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। इस भाषण के बाद आपको बताता हूं कि ये बात किसकी हो रही थी, अजित पवार की। और अजित पवार तब शरद पवार की पार्टी में थे, तो जेल में जाएंगे चक्की पीसिंग कर रहे थे प्रधानमंत्री। फिर उन्होंने पार्टी तोड़ी, रात में शपथ ली, फिर भी मामला बना नहीं। अब तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम है, वही चक्की पीसिंग वाले अब बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम है। सुनिए उन्होंने कैसे कहा था कि जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, आज तो मैं उन्हीं के साथ सरकार में हूं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। ये इस बात का सबूत साफ है कि भारत का लोकतंत्र और संविधान किस तरह से काम कर रहा है। इसलिए बंगाल की लड़ाई केवल बंगाल बचाने की लड़ाई नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। बंगाल की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ रही है और जिस तरह से आज 8 सांसदों ने सड़क पर उतर करके एक मैसेज दिया है इस देश के डेमोक्रेसी को, उस देश के लोगों को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अब किसी भी तरह से कमर कसने के समय का शुरुआत हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर, क्योंकि अब चुनाव की जमीन पर लड़ाई नहीं जा रहा, क्योंकि बंगाल में लोकप्रियता का आलम देखिए कि अभिषेक बनर्जी एक बार सड़क पर उतरे और यह हुजूम देखिए। ऐसे में फिर भी बीजेपी जैसे बिहार में जीत गई, हरियाणा में जीत गई, वैसे बंगाल में जीतने के लिए सारी कमर कस चुकी है। ममता बनर्जी को भी समझ में आता है कि अगर इस तरह से हम लाग लपेट से लड़ेंगे तो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने उतार दिया अपने पूरे कैडर को, नेताओं को, और सड़क पर उतार करके वो इस लड़ाई को आर पार के लड़ने के मूड में आ चुकी है। इस पूरी लड़ाई पर आपका क्या मानना है कि संविधान और लोकतंत्र के बीच इस तरह के दृश्य आपके लिए क्या पैगाम लेके आते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।